ज्योतिष की दुनिया में आपका स्वागत है। यदि आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आप चाहते हैं कि वीडियो अपलोड होते ही आपको सूचना मिल जाए तो अलार्म बटन को ऑन करें, और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना न भूलें। नमस्कार, मैं आलोक तिवारी आपका अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग मेरे चैनल के माध्यम से ज्योतिष सीख भी रहे होंगे। ज्योतिष सीखने की इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम पुनः आपके सामने एक नया वीडियो लेकर के प्रस्तुत हुए हैं। तो आइए सबसे पहले हम यह जानते हैं कि आज के वीडियो में चर्चा का विषय क्या है, आज हम किस विषय पर बात करने वाले हैं। प्रस्तुत है आज के वीडियो में चर्चा का विषय लग्नवार केंद्राधिपति दोष। जी हां, पिछले वीडियो में हमने केंद्राधिपति दोष के बारे में विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की। मैं आशा करता हूं कि वह वीडियो अब तक आप देख चुके होंगे। यदि वह वीडियो आप नहीं देखे हैं और सीधे यहां तक आ गए हैं तो आप भ्रमित रहेंगे, आपको बहुत विशेष तौर से समझ में नहीं आने वाला। इसलिए सबसे पहले पिछला वीडियो देखिए जिसमें केंद्राधिपति दोष की प्रारंभिक जानकारी विस्तार से समझाई जा चुकी है। उसके बाद ही इस वीडियो को देखिए तो आपको पूरी तरह से समझ में आएगा, कोई भी भ्रम आपके दिमाग में फिर नहीं उत्पन्न होगा। इसलिए सबसे पहले उस वीडियो को देखिए, उसके बाद इस वीडियो को प्रारंभ कीजिए। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको एक सूचना देना चाहते हैं कि हमारा एक चैनल और भी है जिसका नाम है हिंदू तीर्थ स्थल। उस चैनल पर हिंदू, जैन, बौद्ध एवं सिख समुदाय के संपूर्ण तीर्थ स्थलों की जानकारी प्रस्तुत की जा रही है। यदि आप उन तीर्थ स्थलों की जानकारी निरंतर प्राप्त करना चाहते हैं तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। उस चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर उपलब्ध है। आइए इस वीडियो को अब प्रारंभ करते हैं। मेष लग्न। मेष लग्न में शुभ ग्रह चंद्र की राशि चतुर्थ भाव में। देखिए, मेष लग्न में शुभ ग्रह चंद्र की राशि चतुर्थ भाव में अर्थात 4 नंबर कर्क राशि, तथा शुक्र की राशि सप्तम भाव में है। सप्तम भाव में 7 नंबर अर्थात तुला राशि। एक चंद्र की है और एक शुक्र की है। अतः यहां चंद्र और शुक्र 2 ग्रहों पर केंद्राधिपति दोष लागू होगा क्योंकि ये केंद्र में हैं। स्थिति, किन स्थितियों में इन्हें केंद्राधिपति दोष लगेगा? सभी स्थितियों में केंद्राधिपति दोष नहीं लगता है, कुछ विशेष परिस्थितियों में ही केंद्राधिपति दोष लगता है। सबसे पहले चंद्रमा को देखते हैं, फिर शुक्र को देखेंगे। चंद्रमा के लग्न में होने पर केंद्राधिपति दोष नहीं लगेगा क्योंकि लग्न भाव केंद्र और त्रिकोण दोनों का ही प्रतिनिधित्व करता है। चंद्रमा यहां के स्वामी हैं, केंद्र के स्वामी हैं, लेकिन जब वे लग्न भाव पर बैठ जाएंगे तो उन्हें केंद्राधिपति दोष नहीं लगेगा क्योंकि केंद्राधिपति दोष के लिए केंद्र में बैठे होना आवश्यक है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखें तो प्रथम भाव, लग्न भाव केंद्र के साथ साथ त्रिकोण का भी भाव है। यही कारण है कि यहां पर चंद्र को केंद्राधिपति दोष नहीं लगेगा। किस स्थिति में? जब वे लग्न भाव पर बैठे हों। चंद्रमा के चतुर्थ भाव में होने पर स्वराशिस्थ होने से केंद्राधिपति दोष नहीं लगेगा। इस लग्न कुंडली के चतुर्थ भाव में 4 नंबर लिखा हुआ है अर्थात कर्क राशि है। चंद्रमा चतुर्थ भाव के स्वामी हैं और चतुर्थ भाव में ही बैठ जाएं तो स्वराशिस्थ हो गए। स्वराशिस्थ होने से उनकी प्रबलता में वृद्धि हो जाएगी, इसलिए केंद्राधिपति दोष नहीं लगेगा। चंद्रमा के सप्तम और दशम भाव में होने पर केंद्राधिपति दोष लगेगा। यहां पर बैठे हों अथवा यहां पर बैठे हों, दोनों ही स्थितियों में केंद्राधिपति दोष लगेगा क्योंकि यह न तो स्वयं की राशि है और ना ही उच्च राशि है, दोनों ही शत्रु राशि हैं। इसलिए सप्तम या दशम भाव में चंद्रमा के बैठे होने पर केंद्राधिपति दोष निश्चित रूप से लगेगा। शुक्र के लग्न में होने पर केंद्राधिपति दोष नहीं लगेगा क्योंकि लग्न भाव केंद्र और त्रिकोण दोनों का प्रतिनिधित्व करता है। यही कारण है कि यदि शुक्रदेव यहां पर अर्थात लग्न भाव पर बैठे हों तो केंद्राधिपति दोष नहीं लगेगा। अब यहां पर एक बात और बता देना चाहते हैं कि लग्न भाव में चाहे कोई सा भी लग्न हो, लग्न भाव पर यदि शुभ ग्रह बैठे हों तो केंद्र और त्रिकोण दोनों का भाव मानते हुए वहां पर केंद्राधिपति दोष भंग हो जाता है। इसको विस्तार से समझने के लिए पुनः कहूंगा कि पिछला वीडियो देख लीजिए। शुक्र सप्तम भाव में स्वराशिस्थ होने पर मालव्य नामक पंच महापुरुष राजयोग बनाता है, अतः केंद्राधिपति दोष नहीं लगेगा। शुक्र सप्तम भाव में अर्थात यहां पर बैठे तो स्वयं की राशि के साथ बैठ गए, और जब शुक्रदेव स्वयं की राशि के साथ बैठते हैं और केंद्र में बैठते हैं
तो पंच महापुरुष राजयोग बना लेते हैं। अब आपको लग रहा होगा पंच महापुरुष राजयोग क्या हो गया, महालव्य योग क्या हो गया। इन सब की विस्तृत जानकारी हमारे चैनल पर अपलोड की जा चुकी है, उसे देख करके आप इनके बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। फिर से कहते हैं कि शुक्र सप्तम भाव में स्वराशिस्त होने पर मालव्य नामक पंच महापुरुष राजयोग बना लेते हैं। अतः ऐसी स्थिति में केंद्राधिपति दोष भंग हो जाएगा, केंद्राधिपति दोष नहीं लगेगा। शुक्र के चतुर्थ एवं दशम भाव में होने पर केंद्राधिपति दोष लगता है। यदि शुक्र देवता यहां पर बैठ जाएं अथवा यहां पर बैठ जाएं तो यहां पर ऐसी कोई स्थिति नहीं बनती है जिससे कि केंद्राधिपति दोष भंग हो सके। यहां पर यदि बैठते हैं तो निश्चित रूप से केंद्राधिपति दोष बनेगा ही बनेगा, इसमें कोई भी संशय नहीं है। अब दूसरे लग्न अर्थात वृष लग्न में केंद्राधिपति दोष का अध्ययन करते हैं। वृष लग्न में एक शुभ ग्रह शुक्र केंद्र में लग्न भाव में है। वृष लग्न में एक ही शुभ ग्रह शुक्र की राशि केंद्र में है, वह भी लग्न भाव पर है, वृष राशि है। चूंकि लग्न भाव केंद्र एवं त्रिकोण दोनों का प्रतिनिधित्व करता है, केंद्र भाव लग्न और त्रिकोण दोनों का प्रतिनिधित्व करता है, अतः वृष लग्न की कुंडली में केंद्राधिपति दोष नहीं बनता है। साथ ही साथ आपको एक बात और बता देते हैं कि कभी भी लग्नेश को केंद्राधिपति दोष नहीं लगता है। लग्नेश कभी भी केंद्राधिपति दोष से पीड़ित नहीं होते हैं। मिथुन लग्न में केंद्राधिपति दोष। मिथुन लग्न कुंडली के केंद्र के सभी भावों में शुभ ग्रहों की ही राशियां हैं। आप देखिए यहां पर और यहां पर मिथुन और कन्या अर्थात बुध की राशि, यहां देखिए धनु और मीन अर्थात बृहस्पति की राशि। यहां दो जगह पर बुध का स्वामित्व है, यहां पर दो जगह पर बृहस्पति का स्वामित्व है। अर्थात मिथुन लग्न की कुंडली के केंद्र के सभी भावों में शुभ ग्रहों की ही राशियां हैं। लग्न और चतुर्थ भाव में बुध की राशियां, लग्न और चतुर्थ भाव में बुध की राशि तथा सप्तम एवं दशम भाव में, सप्तम और दशम भाव में बृहस्पति की राशि हैं। चूंकि बुध लग्नेश हैं इसलिए बुध को केंद्राधिपति दोष नहीं लगेगा। कभी भी किसी भी लग्न कुंडली के लग्नेश को केंद्राधिपति दोष नहीं लगता है। मिथुन लग्न कुंडली में बृहस्पति को केंद्राधिपति दोष लगेगा, लेकिन प्रत्येक स्थिति में वह भी नहीं लगेगा। स्थिति बृहस्पति, किस स्थिति में बृहस्पति को केंद्राधिपति दोष लगने वाला है? यदि बृहस्पति लग्न भाव में हो तो केंद्राधिपति दोष नहीं लगेगा, क्योंकि लग्न भाव केंद्र और त्रिकोण दोनों का ही प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए जब बृहस्पति देव मिथुन लग्न की कुंडली में लग्न भाव पर बैठे हों तो ऐसी स्थिति में बृहस्पति को केंद्राधिपति दोष नहीं लगेगा। यदि बृहस्पति सप्तम या दशम भाव में स्थित हो तो स्वराशिस्त होकर हंस नामक पंच महापुरुष योग बनता है, अतः केंद्राधिपति दोष नहीं लगेगा। आप देखिए सप्तम या दशम, सप्तम या दशम, धनु मीन स्वराशिस्त हो गए। जब केंद्र में स्वराशिस्त होकर के बृहस्पति देव बैठ जाते हैं तो हंस नामक पंच महापुरुष राजयोग बना लेते हैं, और ऐसी स्थिति में केंद्राधिपति दोष भंग हो जाता है, क्योंकि बृहस्पति में प्रबलता आ जाती है। एक राजयोग बना लेते हैं, जब राजयोग बना लिए तो दोष का तो कोई अर्थ ही नहीं हुआ। यदि बृहस्पति चतुर्थ भाव में हो तो केंद्राधिपति दोष लगेगा। बृहस्पति यहां पर बैठे हों तो निश्चित रूप से केंद्राधिपति दोष लगेगा। कर्क लग्न की कुंडली में केंद्राधिपति दोष का अध्ययन। कर्क लग्न कुंडली के केंद्र में दो शुभ ग्रह चंद्र एवं शुक्र की राशि स्थित हैं। कर्क लग्न की कुंडली में आप देखिए यहां पर और यहां पर दो शुभ ग्रहों की राशियां स्थित हैं, यहां पर चंद्रमा की और यहां पर शुक्र की। चंद्रमा के लग्नेश होने के कारण चंद्रमा को केंद्राधिपति दोष नहीं लगेगा। यह कर्क लग्न की कुंडली है और लग्नेश चंद्रमा हुए, और लग्नेश को कभी भी केंद्राधिपति दोष नहीं लगता है, इसलिए यहां भी चंद्रदेव को केंद्राधिपति दोष नहीं लगेगा। कर्क लग्न की कुंडली में शुक्र को केंद्राधिपति दोष लगता है, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में लगता है, प्रत्येक स्थिति में केंद्राधिपति दोष नहीं लगता है। स्थिति, आइए उन स्थितियों को देखते हैं कि किन स्थितियों में शुक्र को कर्क लग्न में होने पर केंद्राधिपति दोष लगेगा। शुक्र के लग्न भाव में स्थित होने पर
केंद्राधिपति दोष नहीं लगता, क्योंकि लग्न भाव केंद्र और त्रिकोण दोनों का ही प्रतिनिधित्व करता है। शुक्र चतुर्थ भाव में स्थित हो तो स्वराशिस्थ होकर मालव्य नामक पंच महापुरुष राजयोग बनता है, अतः केंद्राधिपति दोष नहीं लगता है। यदि कर्क लग्न की कुंडली के चतुर्थ भाव में ही शुक्रदेव बैठ जाएं तो स्वराशिस्थ अर्थात तुला राशिस्थ होकर के बैठेंगे और ऐसी स्थिति में पंच महापुरुष राजयोग बनता है। मालव्य नामक पंच महापुरुष राजयोग बनता है, और जब राजयोग बन गया तो दोष का तो कोई काम ही नहीं। यहां पर केंद्राधिपति दोष नहीं लगेगा, केंद्राधिपति दोष भंग हो जाएगा। शुक्र जब सप्तम या दशम भाव में स्थित हो तो केंद्राधिपति दोष लगेगा, चाहे यहां पर हो चाहे यहां पर हो। दोनों ही स्थितियां ऐसी नहीं है कि यहां पर केंद्राधिपति दोष भंग हो सके। इसलिए कर्क लग्न की कुंडली में जब भी शुक्रदेव सप्तम या दशम भाव में स्थित होंगे तो केंद्राधिपति दोष निश्चित रूप से लगेगा। सिंह लग्न की कुंडली में केंद्राधिपति दोष का अध्ययन। सिंह लग्न में एक शुभ ग्रह शुक्र की राशि दशम भाव पर स्थित है। सिंह लग्न की कुंडली में एक ही शुभ ग्रह की राशि अर्थात शुक्र की राशि वह भी दशम भाव में स्थित है। अतः सिंह लग्न की कुंडली में शुक्र को केंद्राधिपति दोष लगता है। स्थिति सिंह लग्न की कुंडली में शुक्र को केंद्राधिपति दोष तो लगेगा, लेकिन प्रत्येक स्थिति में नहीं लगेगा। तो आइए देखते हैं कि किन स्थितियों में सिंह लग्न की कुंडली में शुक्र को केंद्राधिपति दोष लगेगा। शुक्र के लग्न भाव में स्थित होने पर केंद्राधिपति दोष नहीं लगता, क्योंकि लग्न भाव केंद्र और त्रिकोण दोनों का प्रतिनिधित्व करता है। शुक्र दशम भाव में स्थित होने पर स्वराशिस्थ होकर मालव्य नामक पंच महापुरुष राजयोग बनाता है, अतः केंद्राधिपति दोष नहीं लगता है। यदि शुक्रदेव सिंह लग्न की कुंडली के दशम भाव पर बैठे हों तो स्वराशिस्थ हो गए, वृष राशिस्थ हो गए, और ऐसी स्थिति में शुक्र के द्वारा मालव्य नामक पंच महापुरुष राजयोग बन जाएगा। जब राजयोग बन गया तो दोष का क्या काम है। ऐसी स्थिति में केंद्राधिपति दोष भंग हो जाएगा, केंद्राधिपति दोष नहीं लगेगा। शुक्र जब चतुर्थ एवं सप्तम भाव में स्थित हों तो केंद्राधिपति दोष लगता है। शुक्रदेव जब यहां पर बैठे हों अर्थात चतुर्थ में, यहां पर बैठे हों अर्थात सप्तम में बैठे हों तो यह स्थिति केंद्राधिपति दोष लगने वाली स्थिति है। जब भी सिंह राशि के अर्थात सिंह लग्न के चतुर्थ अथवा सप्तम भाव में शुक्र देवता बैठेंगे तो इन्हें केंद्राधिपति दोष निश्चित रूप से लगेगा। कन्या लग्न में केंद्राधिपति दोष का अध्ययन। कन्या लग्न कुंडली के केंद्र के सभी भावों में शुभ ग्रहों की ही राशियां स्थित हैं। लग्न और दशम भाव में बुध की राशि तथा चतुर्थ एवं सप्तम भाव में बृहस्पति की राशि स्थित हैं। कैसे हैं? लग्न और दशम भाव में देखिए, लग्न और दशम भाव में कन्या और मिथुन अर्थात बुध की राशि, चतुर्थ एवं सप्तम भाव में चतुर्थ एवं सप्तम भाव में यहां धनु, यहां पर मीन अर्थात बृहस्पति की राशि स्थित है। इसलिए यह कहा गया कि कन्या लग्न कुंडली के केंद्र के सभी भावों में शुभ ग्रहों की ही राशियां हैं। यहां दोनों बुध की हैं और यहां दोनों बृहस्पति की हैं। चूंकि बुध लग्नेश हैं इसलिए बुध को केंद्राधिपति दोष नहीं लगेगा। किसी भी लग्न कुंडली के लग्नेश को केंद्राधिपति दोष नहीं लगता है। मिथुन लग्न कुंडली में बृहस्पति को केंद्राधिपति दोष लगेगा, बुध को नहीं लगेगा लेकिन बृहस्पति को लगेगा। स्थिति कन्या लग्न की कुंडली में बृहस्पति को भी कुछ विशेष परिस्थितियों में ही केंद्राधिपति दोष लगता है। केंद्र के चारों भावों में केंद्राधिपति दोष नहीं बनेगा। यदि बृहस्पति लग्न भाव में हो तो केंद्राधिपति दोष नहीं लगेगा, क्योंकि लग्न भाव केंद्र और त्रिकोण दोनों का ही प्रतिनिधित्व करता है। यदि बृहस्पति चतुर्थ या सप्तम भाव में स्थित हो तो स्वराशिस्थ होकर हंस नामक पंच महापुरुष राजयोग बनाएंगे, अतः केंद्राधिपति दोष नहीं लगेगा। यदि बृहस्पति चतुर्थ में हो या सप्तम में हो
तो यहाँ पर धनु, यहाँ पर मीन, यहाँ किसी भी स्थान पर बैठ जाए तो स्वराशिस्त होंगे। और केंद्र भाव में बैठ करके स्वराशिस्त होकर के बृहस्पति हंस नामक पंच महापुरुष राजयोग बना देते हैं। जब राजयोग बन गया तो दोष का कोई मतलब ही नहीं हुआ। ऐसी स्थिति में केंद्राधिपति दोष भंग हो जाएगा। यदि बृहस्पति दशम भाव में स्थित हो तो केंद्राधिपति दोष लगेगा। यहां पर बैठ जाएं तो केंद्राधिपति दोष अवश्य लगेगा, क्योंकि यहां पर कोई भी ऐसी परिस्थिति नहीं बनती है जिससे कि केंद्राधिपति दोष भंग हो जाए। इस तरह से आप देखें तो कन्या लग्न की कुंडली में बुध को तो केंद्राधिपति दोष लगेगा नहीं, बृहस्पति को लगेगा भी तो सिर्फ यहां पर 3 भावों में नहीं लगेगा। तुला लग्न कुंडली में केंद्राधिपति दोष का अध्ययन। तुला लग्न कुंडली में 2 शुभ ग्रह शुक्र तथा चंद्र की राशि केंद्र में स्थित हैं। देखिए, यहां पर शुक्र की राशि है, यहां पर चंद्र की राशि है, तुला और कर्क। शुक्र को लग्नेश होने के कारण केंद्राधिपति दोष नहीं लगेगा। तुला लग्न कुंडली के लग्नेश होने के कारण शुक्र देवता यहां पर केंद्राधिपति दोष से मुक्त हैं। तुला लग्न कुंडली में चंद्र को केंद्राधिपति दोष लगता है। तुला लग्न की कुंडली में शुक्र को केंद्राधिपति दोष नहीं लगेगा, लेकिन चंद्रमा को लगेगा। स्थिति, प्रत्येक स्थिति में केंद्राधिपति दोष नहीं लगता है। कौन कौन सी स्थितियों में तुला लग्न की कुंडली में चंद्रदेव को केंद्राधिपति दोष लगेगा, आइए देखते हैं। चंद्र के लग्न भाव में होने पर केंद्राधिपति दोष नहीं लगता है, क्योंकि लग्न भाव केंद्र और त्रिकोण दोनों का ही प्रतिनिधित्व करता है। चंद्र दशम भाव में होने पर स्वराशिस्त होकर उच्च फल प्रदान करेगा, अतः केंद्राधिपति दोष नहीं लगता है। यदि चंद्रमा दशम भाव में बैठ जाएं तो कर्क राशि के साथ ही अर्थात तो स्वयं की राशि के साथ बैठेंगे और यहां पर उच्च फल प्रदान करेंगे, अपनी शुभता में वृद्धि कर देंगे, अतः केंद्राधिपति दोष नहीं लगेगा। चंद्र जब चतुर्थ एवं सप्तम भाव में स्थित हो तो केंद्राधिपति दोष लगता है। तुला लग्न की कुंडली के चतुर्थ भाव में अथवा सप्तम भाव में चंद्रदेव उपस्थित हो तो यह स्थिति केंद्राधिपति दोष बनने वाली स्थिति है। इस स्थिति में निश्चित रूप से चंद्रदेव को केंद्राधिपति दोष लगेगा। वृश्चिक लग्न कुंडली में केंद्राधिपति दोष। वृश्चिक लग्न कुंडली में एक शुभ ग्रह शुक्र है। वृश्चिक लग्न की कुंडली में केंद्र भाव में यहां पर शुक्र की राशि स्थित है, अतः शुक्र को केंद्राधिपति दोष लगता है। कैसे लगेगा? स्थिति, प्रत्येक स्थिति में वृश्चिक लग्न में शुक्रदेव को केंद्राधिपति दोष नहीं लगेगा। किन स्थितियों में लगेगा ये देखते हैं। शुक्र जब लग्न भाव में स्थित हो तो केंद्राधिपति दोष नहीं लगता है, क्योंकि लग्न भाव केंद्र और त्रिकोण दोनों का ही प्रतिनिधित्व करता है। शुक्र के सप्तम भाव में होने पर स्वराशिस्त होकर मालव्य नामक पंच महापुरुष राजयोग बनता है, अतः केंद्राधिपति दोष नहीं लगता है। जब शुक्रदेव सप्तम भाव में यहां पर होते हैं, वृष राशि के साथ होते हैं तो स्वयं की राशि के साथ हो जाते हैं। जब केंद्र में स्वराशिस्त होकर के शुक्रदेव बैठ जाएंगे तो ऐसी स्थिति में उनके द्वारा मालव्य नामक पंच महापुरुष राजयोग बन जाएगा। जब राजयोग बन गया तो दोष का क्या काम है? ऐसी स्थिति में केंद्राधिपति दोष नहीं लगेगा, केंद्राधिपति दोष भंग हो जाएगा। शुक्र जब चतुर्थ या दशम भाव में स्थित हो तो केंद्राधिपति दोष लगता है। वृश्चिक लग्न की कुंडली में चतुर्थ में अथवा दशम भाव में शुक्रदेव बैठे हों, ऐसी स्थिति में केंद्राधिपति दोष निश्चित रूप से लगेगा, क्योंकि यहां पर ऐसी कोई भी परिस्थिति नहीं बनती है जिससे कि केंद्राधिपति दोष भंग हो सके। धनु लग्न की कुंडली में केंद्राधिपति दोष। धनु लग्न में केंद्र के सभी भावों में शुभ ग्रहों की ही राशियां हैं। लग्न एवं चतुर्थ भाव में बृहस्पति की राशि तथा सप्तम एवं दशम भाव में बुध की राशि है। देखिए, लग्न एवं चतुर्थ भाव में धनु मीन दोनों ही बृहस्पति की राशि हैं। सप्तम एवं दशम भाव में मिथुन और कन्या ये दोनों बुध की राशियां हैं। इस तरह से यहां पर इन दोनों भावों में बृहस्पति, यहां पर इन दोनों में बुध अपना अपना आधिपत्य जमा करके बैठे हैं।
बृहस्पति के लग्नेश होने के कारण इन्हें केंद्राधिपति दोष नहीं लगेगा। धनु लग्न की कुंडली में बृहस्पति देव लग्नेश हैं, लग्नेश होने के कारण इन्हें केंद्राधिपति दोष नहीं लगेगा। धनु लग्न कुंडली में बुध को केंद्राधिपति दोष लगेगा। स्थिति, किन स्थितियों में बुध को केंद्राधिपति दोष लगने वाला है? बुध जब लग्न भाव में स्थित हो तो केंद्राधिपति दोष नहीं लगता है, क्योंकि लग्न भाव केंद्र और त्रिकोण दोनों का प्रतिनिधित्व करता है। बुध जब सप्तम या दशम भाव में हो तो स्वराशिस्थ होकर भद्र नामक पंच महापुरुष राजयोग बनता है, अतः केंद्राधिपति दोष नहीं लगता है। धनु लग्न की कुंडली हो और बुध सप्तम या दशम में बैठे हों, यहां बैठ गए तो मिथुन के साथ बैठ गए, यहां बैठ गए तो कन्या के साथ बैठ गए, दोनों ही राशियां बुध की स्वयं की राशियां हैं। और केंद्र भाव में स्वराशिस्थ होकर के जब भी बुध देव बैठते हैं तो भद्र नामक पंच महापुरुष राजयोग बना लेते हैं। जब राजयोग बन गया तो दोष का कोई काम नहीं, इसलिए यहां पर अर्थात धनु लग्न की कुंडली के सप्तम भाव में दशम भाव में बुध के बैठने से केंद्राधिपति दोष नहीं लगता है, केंद्राधिपति दोष भंग हो जाता है। बुध के चतुर्थ भाव में होने पर केंद्राधिपति दोष लगता है। जब भी बुध यहां पर बैठेंगे चतुर्थ भाव में तो केंद्राधिपति दोष लगेगा ही लगेगा। साथ ही साथ आपको एक बात बता दें कि चतुर्थ भाव में बुध मीन राशिस्थ होकर नीच राशिस्थ भी हो जाते हैं। यहां पर मीन राशि है और बुध मीन राशि में नीच राशिस्थ होते हैं। लेकिन यहां पर एक बात और भी होगा कि 1 से 30 अंश तक पूरे में नीच राशिस्थ नहीं होते हैं, कुछ विशेष अंशों के दायरे में ही वे नीच राशिस्थ होते हैं। उच्च नीच का कोई उल्लेख न करते हुए आपको बता देते हैं कि हमारे चैनल पर इसकी जानकारी उपलब्ध है, उसे देख करके आप ग्रहों की उच्चता नीचता के बारे में विस्तार से समझ सकते हैं। मकर लग्न कुंडली में केंद्राधिपति दोष का अध्ययन। मकर लग्न कुंडली में केंद्र में 2 शुभ ग्रह चंद्र एवं शुक्र की राशियां स्थित हैं। मकर लग्न की कुंडली में आप देखें तो केंद्र में 2 शुभ ग्रह चंद्र की और शुक्र की राशियां स्थित हैं। यहां पर कर्क जो कि चंद्र की राशि है, यहां पर तुला जो कि शुक्र की राशि है। शुक्र की एक राशि पंचम अर्थात त्रिकोण भाव में, वृष राशि यहां पर है, 2 नंबर लिखा हुआ है, वृष राशि है। वृष राशि यहां पर है, पंचम भाव में है अर्थात त्रिकोण भाव में है। तो शुक्र की एक राशि पंचम अर्थात त्रिकोण भाव में होने के कारण शुक्र को केंद्राधिपति दोष नहीं लगेगा। चंद्र को मकर लग्न कुंडली में केंद्राधिपति दोष लगता है। स्थिति, किन स्थितियों में मकर लग्न की कुंडली में केंद्राधिपति दोष बनने जा रहा है? चंद्रदेव की किस स्थिति को केंद्राधिपति दोष मानेंगे? जब चंद्र लग्न भाव में स्थित हों तो केंद्राधिपति दोष नहीं लगता है, क्योंकि लग्न भाव केंद्र और त्रिकोण दोनों का ही प्रतिनिधित्व करता है। चंद्र जब सप्तम भाव में हो तो स्वराशिस्थ होने के कारण केंद्राधिपति दोष नहीं लगेगा। चंद्रमा जब यहां पर होते हैं, सप्तम भाव में होते हैं तो स्वराशिस्थ हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में इन्हें केंद्राधिपति दोष नहीं लगेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, चंद्र मकर लग्न कुंडली में मारक की भूमिका में होंगे। चंद्र जब चतुर्थ या दशम भाव में स्थित हों तो केंद्राधिपति दोष लगता है। चंद्रमा जब यहां पर बैठे हों अथवा यहां पर बैठे हों तो केंद्राधिपति दोष लगेगा। कुंभ लग्न कुंडली में केंद्राधिपति दोष का अध्ययन। कुंभ लग्न कुंडली में एक ही शुभ ग्रह शुक्र की राशि चतुर्थ भाव में स्थित है। कुंभ लग्न की कुंडली में आप देखें तो यहां पर अर्थात 2 नंबर अर्थात वृष राशि शुक्र की अकेली राशि केंद्र में है, जो केंद्राधिपति दोष बना सकती है। अर्थात शुभ ग्रह की एक ही राशि यहां पर स्थित है। शुक्र की एक राशि नवम अर्थात त्रिकोण भाव में होने के कारण केंद्राधिपति दोष नहीं लगेगा। शुक्र की एक राशि केंद्र में तो अवश्य है, लेकिन दूसरी राशि त्रिकोण में है, नवम भाव में है। यही कारण है
कि यहाँ पर शुक्र को केंद्राधिपति दोष नहीं लगेगा। अर्थात आपको यह बता देते हैं कि कुंभ लग्न की कुंडली में केंद्राधिपति दोष नामक कोई चीज होती ही नहीं है। मीन लग्न की कुंडली में केंद्राधिपति दोष का अध्ययन। मीन लग्न के केंद्र के सभी भावों में शुभ ग्रहों की ही राशियां हैं। लग्न एवं दशम भाव में बृहस्पति की राशि, लग्न एवं दशम भाव में बृहस्पति की राशि तथा चतुर्थ एवं सप्तम भाव में बुध की राशि, चतुर्थ तथा सप्तम भाव में बुध की राशि। यहां पर देखिए, लग्न में मीन, दशम में धनु, ये दोनों राशियां बृहस्पति की हैं। यहां पर देखिए, चतुर्थ में मिथुन, सप्तम में कन्या, ये दोनों राशियां बुध की राशियां हैं। इसलिए मीन लग्न के केंद्र भाव में सभी भावों में शुभ ग्रहों की ही राशियां स्थित हैं। बृहस्पति के लग्नेश होने के कारण इन्हें केंद्राधिपति दोष नहीं लगेगा। धनु लग्न कुंडली में बुध को केंद्राधिपति दोष लगेगा। स्थिति, बुध को किन स्थितियों में मीन लग्न की कुंडली में केंद्राधिपति दोष लगेगा? बुध जब लग्न भाव में स्थित हो तो केंद्राधिपति दोष नहीं लगता है, क्योंकि लग्न भाव केंद्र और त्रिकोण दोनों का ही प्रतिनिधित्व करता है। बुध जब चतुर्थ या दशम भाव में हो तो स्वराशिस्थ होकर भद्र नामक पंच महापुरुष राजयोग बनता है, अतः केंद्राधिपति दोष नहीं लगता है। बुध जब चतुर्थ भाव या सप्तम भाव में है, चतुर्थ में है तो मिथुन राशिस्थ हुए, सप्तम में है तो कन्या राशिस्थ हुए, दोनों बुध की ही राशियां हैं। इसलिए केंद्र भाव में बुध जब स्वराशिस्थ होकर के बैठ जाते हैं तो बुध के माध्यम से भद्र नामक पंच महापुरुष राजयोग बन जाता है। जब राजयोग बन गया तो दोष का क्या काम है भैया? इसलिए यहां पर केंद्राधिपति दोष बुध को नहीं लगेगा। बुध दशम भाव में होने पर केंद्राधिपति दोष लगता है। बुध जब यहां पर हो, दशम भाव में हो, तो उन्हें केंद्राधिपति दोष लगेगा। बुध लग्न में मीन राशिस्थ होने से नीच राशिस्थ हो जाते हैं, क्योंकि बुध जब भी मीन राशि के साथ बैठते हैं तो नीच राशिस्थ हो जाते हैं। लेकिन लग्नस्थ होने के कारण केंद्राधिपति दोष नहीं लगेगा। यहां पर बहुत ही अच्छे से समझिएगा कि लग्नस्थ होने से केंद्राधिपति दोष नहीं लगेगा, लेकिन वे नीचता के दायरे के अंदर हैं तो नीच राशिस्थ तो हो जाएंगे, नीचता का गुण तो दिखाएंगे। लेकिन जब वे नीचता के दायरे से बाहर हो जाएंगे, जब लग्न में बैठे हो तब की बात कही जा रही है ना, यह बात ध्यान रखिएगा। लग्न में बैठे हों और नीचता के दायरे से बाहर हो गए हों तो सबसे पहला तो नीच भंग राजयोग बन गया और केंद्राधिपति दोष तो भंग हो ही रहा है। लेकिन वे नीचता के दायरे के अंदर हैं तो वे अपनी नीचता अवश्य दिखाएंगे। केंद्राधिपति दोष तो नहीं लगेगा, लेकिन नीचता अवश्य दिखाएंगे। इस तरह से यहां तक केंद्राधिपति दोष के बारे में संपूर्ण जानकारी आपके सामने प्रस्तुत की गई। केंद्राधिपति दोष की प्रारंभिक जानकारी पिछले वीडियो में विस्तार पूर्वक समझाई जा चुकी है, आप उस वीडियो को अवश्य देखिएगा। मैं आशा करता हूं कि केंद्राधिपति दोष की यह जानकारी आपको पसंद आई होगी, आपके लिए लाभदायक होगी, आपको कुछ न कुछ सीखने को अवश्य मिला होगा। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके अवश्य बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को सभी ज्योतिष प्रेमियों तक पहुंचाइए, जिससे कि उन्हें भी केंद्राधिपति दोष के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। जिन्हें आता है उनका रिवीजन हो जाए, जिन्हें नहीं आता है उनको जानकारी प्राप्त हो सके। अब मुझे आगे दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो पर किसी नई ज्योतिषी कक्षा के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बम बम भोलेनाथ की जय। जय गुरुदेव।